हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे एनएचपीसी के एग्जामिनेशन के लिए एज पर द न्यू सिलेबस हम लोग इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले ऑन द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट्स। ये हमारा 4th नंबर का कॉन्जिक्यूटिव सेशन है। एज पर द सिलेबस जिस तरीके से एनएचपीसी ने प्रोवाइड किया था उसी के अकॉर्डिंगली हमारे 4th नंबर का कॉन्जिक्यूटिव सेशन है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू कर दे। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ अपडेट बताना चाहता हूँ। जो सेशन आपको 5th ऑफ, देखिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो 5th ऑफ अप्रैल को शेड्यूल किया गया है। उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, जो है आपके जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, आपको जनरल एप्टीट्यूड तो आ जाएगा काफ़ी आसानी तरीके से, लेकिन किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न रहने वाला है, इस तरह हमने यहाँ पे टॉप 60 एमसीक्यूज का एक नॉन टेक्निकल का सेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देख लिया होगा। उसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग एडवांस वर्जन जो है नॉन टेक्निकल मैराथन 2022 के लिए, ये आपको आपके आने वाले एनएचपीसी के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जिस तरीके से सिलेबस में मेंशन किया है ये भी अपलोडेड है सेशंस। दोनों भी सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर जाके देखना होगा। सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है आपके जनरल अवेयरनेस में। आपको एक चीज़ बता दूं, 140 क्वेश्चन जिस तरीके से आपके टेक्निकल में पूछे जाने वाले हैं, उसी तरीके से आपको जो 60 क्वेश्चन है उसमें भी आपको स्कोर करना पड़ेगा, सो दैट आपका सिलेक्शन काफ़ी आसानी से हो सके। इसलिए मैं आपको ये सेशंस रिकमेंड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए, उनके लिए मैं आपको काफ़ी खास इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारी जनरल अवेयरनेस की ई बुक है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, इसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। एक ही ई बुक जो है उसका 1 ईयर का वैलिडिटी गेस और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में उसको प्रोवाइड किया गया है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। उसका एडवांस वर्जन जो है नॉन टेक्निकल मैराथन 2022, जो टॉपिक जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसमें से रह गए थे, वो हमने इस ई बुक में जो एडवांस वर्जन वाले ई बुक में हमने कवर किया है। इस दोनों को भी ई बुक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आपको हर एक एग्जामिनेशन में काम में आके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छी तरीके से रिव्यू हमें इस ई बुक्स के ऊपर मिल रहा है। साथ साथ आपको बताना चाहते हैं इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिकल बेसिक्स का सेशन है, सर्किट लॉ और मैग्नेटिक सर्किट्स है, देन एसी फंडामेंटल का जो सेशन है एज पर द सिलेबस ये हमने कवर किया है एनएचपीसी के एग्जामिनेशन के लिए, उसको भी आपको जाके देखना होगा। ये हमारा रिसेंट सेशन था 3rd नंबर का। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पावर ग्रिड वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन के लिए और एनएचपीसी के लिए भी हमने यहाँ पे मेंशन किए थे, ये भी आपको सेशन जाके देखना होगा। इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट इस रिवीजन के रिवीजन को ध्यान में रखते हमने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको विदाउट स्किप किए आप एग्जामिनेशन में जाएगा मत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे सेशन आपको जाके देखने होंगे। अगर इनमें से एक भी आपने मिस किया होगा तो आपको सारे लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर 2 ऑलरेडी प्रीवियसली अपलोड करके रखे हमने कोर्सेज। 4-in-1 स्पेशल कोर्स है जिसमें हमने पीएलसी वगैरह भी इंक्लूड करके रखा था। हालांकि इस एनएचपीसी में पीएलसी नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम्स और एसी फंडामेंटल्स और सर्किट्स के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट वास्ट आपको टेबल्स और डेटा के साथ में ये सेशन आपको काम में आने वाला है। एक कोर्स है, ठीक है। और उसी के बाद हमारा जो जेई क्रैकर क्रैश कोर्स है, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ये आपको डेफिनेटली आपको परचेज करके लेना चाहिए। आप इसका जेई 50 करके जो कोड है ये आप लगाइए। काफ़ी जल्दी हमारा एक्सपायर होने वाला है कोड। जेई फ्लैट 50% ऑफ आपको एक कोर्स पे मिल जाएगा। इस कोर्स को अगर आपने स्किप भी कर लिया या फिर आपने इसको नहीं भी देखा तो भी चलेगा, बट ये जो जेई क्रैकर कोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एनएचपीसी के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें मैंने स्पेशली टेबल्स और चार्ट इसमें बना के रखे सो दैट आपके एग्जामिनेशन के आपको हेल्प हो सके। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन। ठीक है, देखते हैं अभी हमारे पास सबसे पहले तो सिलेबस में आपको ध्यान में रखना होगा कि मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। जितना भी मैं आपको आज के सेशन में पढ़ाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उतना तो आपको स्किप नहीं करना है। उसके अलावा भी आप इसको इस टेबल में आप जो आप मेंशन करके रखे सिलेबस में, अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है तो मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा आज ही कमेंट बॉक्स में अंदर, सो दैट मैं आपको आने वाले सेशन के अंदर उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आज के सेशन में हम लोग माना कि 30 क्वेश्चन को डिस्कस करें, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ में आप लोग ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग 60+ क्वेश्चन को रिव्यू करने वाले, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको टेबल्स और चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं 2 और 4 वो आपके सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। तो जो आपको मैंने यहाँ पे सिलेबस मेंशन करके रखा है, ये मैंने सिलेबस में ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। फिलहाल अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम दिन हमारे पास में बचे और टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं एग्जामिनेशन में, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कवर करने की काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश करें। सो गाइज हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न मैंने मेंशन करके रखा है एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक 230 वोल्ट सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, इसका कांस्टेंट लोड करंट है 4 एम्पियर, ठीक है, और 5 आवर के लिए पास हो रहा है, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है। अगर वो मीटर जो 1104 रिवॉल्यूशंस ले रहा है, ठीक है, उस पीरियड में, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द मीटर कांस्टेंट इन रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है। अगर उसका लोड पावर फैक्टर है
0.8 एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन द डिस्क विल मेक इन द अबाउट टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें तो डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है। ठीक है, हम लोग मीटर कांस्टेंट भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बट जो क्वेश्चन में व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क विल मेक द अबाउट टाइम। ठीक है, इतने टाइम में 5 आवर्स में कितने रिवोल्यूशंस वो डिस्क प्रोवाइड करेगा, डिस्क वो कितने रिवोल्यूशन के लिए घूमेगा, ऐसा पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी सप्लाइड की है वो हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हम लोग निकाल पाएंगे VI cos ऑफ 5 से डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हो गया हमारी एनर्जी सप्लाइड। इसमें वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे करंट है हमारे पास में 4 एम्पियर्स का। ठीक है, cos 5 1 है, यूनिटी है हमारे पास, डायरेक्टली 1 मेंशन करके रखा है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है हमारे पास में 5 ओवर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है देखिए ये 1000 से इसलिए डिवाइड किया कि हम लोग किलोवाट आवर में वैल्यू निकाल रहे हैं 4.6 किलोवाट आवर। आपको यूनिट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये हमने एनर्जी सप्लाइड निकाल लिया। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमारे पास है 1104। ओके, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो मीटर कांस्टेंट है, मीटर कांस्टेंट हम लोग निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा 1104 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास में 4.6 किलोवाट आवर। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 240 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये तो हमारी एक वैल्यू आएगी मीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमें एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीज़ें भी मैंने कवर करके रखी। अब देखिए जब हमारे पास लोड पावर फैक्टर 0.8 है, ठीक है, उस केस में हमारा कितना एनर्जी सप्लाई होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। फिर से हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 230 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड, अब देखिए अभी पावर फैक्टर 0.8 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, सेम टाइम है 5 आवर्स के लिए इज इक्वल्स टू, अब देखिए आपको ने डायरेक्टली इसको भी अगर 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0.8 कांस्टेंट, ये देखिए बाकी चीज़ें जो है हमारी कांस्टेंट है, तो हमारा जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगा आसानी से, तो वो आ जाएगा 3.68 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट एनर्जी सप्लाई। जब हमारा लोड पावर फैक्टर 0.8 है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे 240 मल्टीप्लाइड बाय 3.68। ठीक है, 240 मल्टीप्लाइड बाय 3.68। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में रिवॉल्यूशंस कितने हैं मीटर कांस्टेंट के 240 रिवॉल्यूशन किलोवाट आवर। ठीक है, दैट मीन्स देखिए हमने क्या किया कि जो मीटर कांस्टेंट है उससे जो हमारा पावर है, एनर्जी सप्लाई आया, जब हमारा पावर फैक्टर 0.8 है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हमें कितना मिलेगा, कितना रिवॉल्यूशन से हो रहा है, पर्टिकुलरली हम लोग रिवॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 3.68 विल बी इक्वल्स टू 883। ठीक है, इसमें डेसिमल्स में भी वैल्यू आते हैं बट 883 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफ़ी कबार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिला, इसलिए हमने कवर किया कि आपको किस तरीके से एज पर द मीटर कांस्टेंट आपको ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाला अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In a 2 wattmeter power measurement of 3-phase power, at what value of a phi one of the wattmeter shows zero reading? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेजरमेंट्स में। हम लोग हमेशा एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको कराते हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है। एक ना एक डेफिनेटली जो 4 केसेस बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन परफेक्ट है, आप इसको विदाउट स्किप करके जा ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए 2 वाटमीटर जो हम लोग मेथड है हमारे पास में 3 फेज पावर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इस केस में अगर हमें पूछा गया कि कौन से फाई के वैल्यू के ऊपर एक वाटमीटर जो है हमारा जीरो रेट करता है। ठीक है, तो वो है हमारे पास में जब हमारे पास फाई का वैल्यू 60 डिग्री रहेगा उस केस में हमारा एक वाटमीटर जीरो रेट करेगा। अब मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगी, जो लेकिन नए स्टूडेंट्स है फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको मैं समझा देता हूँ। 2 वाटमीटर पावर मेजरमेंट के लिए दैट मीन्स हम लोग 2 वाटमीटर से 3 फेज पावर को मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स 3 फेज पावर मेजरमेंट के लिए वी यूज जनरली 2 वाटमीटर। ओके, तो इस केस में हमारे पास में 2 वाटमीटर रहते हैं। अब देखिए इस केस में हमारे पास 2 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि एक तो पावर फैक्टर एंगल पूछता है या फिर पावर फैक्टर पूछता है। एक तो आपको डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि पावर फैक्टर अगर हमारा 1 है तो वाटमीटर की कंडीशंस क्या होगी, तो उस केस में हमारा वाटमीटर जो 1 वाटमीटर है वो सेकंड वाटमीटर की इक्वल रीडिंग बताएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि अगर हमारे पास में पावर फैक्टर 1 है, ठीक है, या फिर वो पूछ सकती है अगर एक वाटमीटर की रीडिंग है वो ट्वाइस है सेकंड वाटमीटर से, तो उस केस में हमारे पास में पावर फैक्टर का एंगल कितना होगा या फिर पावर फैक्टर कितना होगा। तो पावर फैक्टर एंगल होगा 30 डिग्री, पावर फैक्टर होगा हमारे पास 0.86। लेकिन अगर एक वाटमीटर हमारा जीरो रीड कर रहा है, ठीक है, और दूसरे वाटमीटर के कोई भी आर्बिट्री वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक वाटमीटर जो है हमारा वो कंप्लीटली जीरो रेट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास में पावर फैक्टर होता है 0.5 या फिर पावर फैक्टर एंगल होता है 60 डिग्री।
ये कंडीशन, ये टेबल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, एक बार ध्यान में रख लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है तो उसके आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक टेबल से आपको सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक अगर हमारे पास में वाइट मीटर नेगेटिव शो कर रहा है और एक वाइट मीटर जो है पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास में पावर फैक्टर 0 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बनता है। दोनों इक्वल हो तो पावर फैक्टर 1 है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक और नेगेटिव है, तो हमारे पास में एक पावर फैक्टर जो है वो 0 शो करेगा। और उसके उसी केस में हमारे पास में देखिए, आप पावर फैक्टर ध्यान में रख सकते हो, फिर पावर फैक्टर एंगल ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि इसी से आप डायरेक्टली पावर फैक्टर निकाल सकते हो। दैट मीन्स पावर फैक्टर एंगल 0 है तो पावर फैक्टर कितना रहेगा 1, अगर एंगल 90 है तो हमारे पास पावर फैक्टर रहेगा 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हूँ, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि आपको कौन सा थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल है। जब हमारे पास में पावर सप्लाई किया जाता है बाय एन वायर एसी सिस्टम, तो कितने नंबर ऑफ वाट मीटर की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो जो नंबर ऑफ वाट मीटर की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है हमारे पास में n-1, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा, ये काफ़ी एग्जामिनेशन में बनता है n-1। डायरेक्टली न्यूमेरिकल बता देता है, तो आपको 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज बता दी और इससे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ब्लॉन्डेल थ्योरम हमें बताता है कि व्हेन द पावर इज सप्लाइड बाय n वायर एसी सिस्टम द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर पावर इज n-1। ओके, इस केस में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3, इन अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए दो तरीके से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक तो हो गया हमारा मूविंग आयन या फिर हो गया हमारा मूविंग कॉइल, ठीक है। मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, देखिए आपका जो भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है उसमें 3 हमारे पास में टॉर्क्स एसोसिएटेड रहते हैं। सबसे पहले तो रहता है हमारे पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिससे पॉइंटर हमारा रेस्ट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे जाता है, ठीक है, एक फाइनल वैल्यू पे, मान लो कोई भी हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिफ्लेक्शन। उसका इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क जो रहता है वो रहता है हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क। ध्यान में रखना होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है उसका इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क जो रहता है वो रहता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ये क्या करता है, अगर हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहा तो ये डायरेक्ट डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो डायरेक्टली फाइनल वैल्यू हमें बता देगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। उसी को काउंटर रिएक्ट करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। वो क्या करता है, एक फाइनली इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क हमें प्रोवाइड कराता है, सो दैट इस पॉइंटर को एक फाइनल स्टेट पे ला सके। अब ये क्या करता है, इस पॉइंट पे ऑसिलेट करना शुरू कर देता है अगर हमारे पास में डैम्पिंग टॉर्क नहीं है तो, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क अगर नहीं है तो ये ऑसिलेट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग वेरियस टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज़ करते हैं। तो जो मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है, तो जो डिफ्लेक्शन होता है हमारे पास में, जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, करंट के, तो वो रहता है स्क्वायर ऑफ करंट के। अब इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, और डेफिनेटली आपको आ जाएगा कि मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन बता दूंगा, तो बाकी आपके सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है उसमें जो डिफ्लेक्शन रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे करंट से। दैट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इतना ही आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी आपका थर्मोकपल हो गया, मूविंग आयन हो गया, या फिर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसका जो डिफ्लेक्शन रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ करंट पे, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन रहता है हमारे पास मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, आप देख सकते हो वो हमारे पास स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। सिर्फ आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा, पीएमएमसी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट पे, तो आप जो बाकी है वो आप डायरेक्टली स्क्वायर मार्क करके आन सकते हो विदाउट आपको इन बाकी सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी बड़ा सिलेबस रहता है और इस छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम और हमारी एनर्जी स्पेंड नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक्सेप्शन ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी अगर आता है तो आपको डायरेक्टली स्क्वायर मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लीजिए थर्मोकपल, मूविंग आयन एंड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, एक सर्किट बताया गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। द रीडिंग ऑफ अ सेंसिटिविटी एंड फुल स्केल रीडिंग ऑफ अ वोल्टमीटर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। यहाँ पे हमारे पास में वोल्टमीटर का सेंसिटिविटी बताई गई और ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताया गया, यहाँ पे एमीटर भी बताया गया, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ अ वोल्टमीटर एंड एमीटर आर रिस्पेक्टिवली व्हाट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या इस वोल्टमीटर की और एमीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है। अब देखिए गाइस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में वोल्टमीटर का, ठीक है, वो हम लोग हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, सेंसिटिविटी बताई गई है 200 ओम्स पर वोल्ट है, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 ओम्स पर वोल्ट मल्टीप्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, कितना है हमारे पास में 10 वोल्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 10 वोल्ट्स का, इसलिए हम लोग 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 2000 ओम्स। उसी तरीके से हम लोग जो, ये तो हो गया हमारा वोल्टमीटर का हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एमीटर। एमीटर का डायरेक्टली हमारे पास में बताया गया है 200 ओम्स का, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी वो किस तरीके से आएगी, ठीक है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 हमारे पास मेन वोल्टेज है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब देखिए 1000 हमने डायरेक्टली क्यों मेंशन किया कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ये तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है,
ये आ गया हमारा 2000 का। अब देखिए जो 2000 ओम्स और 2000 ओम्स का पैरेलल में है, ठीक है, 2K पैरेलल विद 2K, वो क्या हो जाता है हमारा 1000 ओम्स के। दैट मीन्स एक हमारे पास में यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा जो कि रहेगा हमारे पास में 1000 ओम्स का। ओके, इसलिए हमने क्या लिखा, ठीक है, इसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज मेजर करना है। और आपको पता है जो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं तो जिसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालना रहता है उसी का रेजिस्टेंस हम लोग चूज करते हैं। अनलाइक हमारे पास जिस तरीके से हम लोग करंट डिवीजन रूल निकालते हैं तो हमारा जो अदर ब्रांच में रेजिस्टेंस रहता है उसका हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा। 1000 आप देखिए कन्फ्यूज मत हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास में 2000 प्लस हमारे पास में 1000 प्लस 200, ये इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 200 रेजिस्टेंस का। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 6.25 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास में दोनों ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में, इसलिए हमें दूसरी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एमीटर का भी हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं। एमीटर का रीडिंग किस तरीके से निकाल पाएंगे हम लोग, 20 अपॉन डायरेक्टली इसका हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2000 प्लस 1000 प्लस 200, इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारा 6.25 मिली एम्पीयर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए जो है इसके इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन काफ़ी कम चांसेस है कि आपको न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जामिनेशन में बन जाए। अगर आपको बनता भी है तो इस तरीके से आपको वोल्ट मीटर के बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर हैज़, गैल्वेनोमीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग रहता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट डैम्पिंग रहता है, फिर स्प्रिंग कंट्रोल डैम्पिंग रहता है। तो गैल्वेनोमीटर में हमारे पास एडी करंट डैम्पिंग रहता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको ध्यान में रखना होगा कि विच टाइप ऑफ डैम्पिंग इज यूज्ड इन अ मूविंग आयन या फिर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आ जाएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में या फिर इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। जो मैंने आपको बताया था, जो पॉइंटर को वाइब्रेशन जो होता है उसको स्टेडी जगह पे लाने के लिए जो हम लोग डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं वो रहते हैं हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। एडी करंट डैम्पिंग हम लोग पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, विच आर यूज्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ये जो है फ्लक्स मीटर में हम लोग यूज करते हैं। तो आपको ये टेबल ध्यान में रखना होगा। डैम्पिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर काफी कम चांसेस है कि आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए। ठीक है, अब देखिए मूविंग कॉइल और मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी मेजर रोल है कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। जो भी स्टेटमेंट्स आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किए उसमें से आपको क्वेश्चन फॉर्म करके एग्जामिनेशन बन सकता है। इसलिए आपको ये मूविंग कॉइल और मूविंग आयन का इंस्ट्रूमेंट का जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं एज कम्पेयर टू द मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये हमारे हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू द मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। अब मेजर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि वो बनता है यहाँ से कि जो रीडिंग स्केल रहते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन जो मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्केल की रहती है। ठीक है, यहाँ पे एंड में क्रैम्ड की गई हमारे पास स्केलिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये स्केल, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल रहती है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, ये सेंसिटिव लोअर पावर कंजम्पशन रहता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, एडी करंट डैम्पिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एडी करंट डैम्पिंग यूज़ की जाती है मूविंग कॉइल में, और मूविंग आयन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ की जाती है। मूविंग कॉइल आपको पता है सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा। लेकिन हम लोग मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट एसी एज वेल एज डीसी मेजरमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो पॉइंट बता रहा हूँ आप ध्यान में रख लीजिएगा। कंट्रोलिंग टॉर्क वो स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में रहता है, यहाँ पे हमारे पास में ग्रेविटी या फिर स्प्रिंग कंट्रोल का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन ध्यान में रखना होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क जो मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में रहता है वो रहता है हमारे पास में बाय ग्रेविटी या फिर स्प्रिंग कंट्रोल। ओके, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली करंट से, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्क्वायर ऑफ करंट। इसी के कारण हमारा जो स्केल रहता है हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म स्केल की जाती है। ठीक है, और क्रैम्प्ड रहती है एट द बिगिनिंग एंड द फिनिशिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। And error are set due to aging of control spring, permanent magnet, and error are set due to hysteresis and stray field. Error किसके कारण आते हैं यहाँ पे, hysteresis और stray field के द्वारा, और यहाँ पे error जो आते हैं वो aging के कारण होते हैं मूविंग कॉइल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है आपको मूविंग कॉइल और मूविंग आयन के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनते हैं स्केल के बढ़ाने के लिए। एक तो पहली बात हो कि हमारे पास में एमीटर, दूसरा हो गया हमारा वोल्ट मीटर की। एमीटर की स्केल किस तरीके से बढ़ाते हैं और वोल्ट मीटर की स्केल किस तरीके से बढ़ाते हैं, मैं आपको उसका क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इन ओम्स टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो रीड कर सके 12 एम्पियर तक, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 30 ओम्स का। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 30 ओम्स का। ठीक है, और हमें पूछा गया तो वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास में 0.1 एम्पियर। अब आपको एक ध्यान में रखना होगा, जो हम लोग
इस गैल्वेनोमीटर को देखिए, हमारे पास में जो भी हमारे पास एमीटर रहता है उसका हमें अगर स्केल जो है वो हमें इम्प्रूव करना होगा, हमें बढ़ाना है, स्केल का हमें एक्सटेंड करना है, तो उस केस के हम लोग एक लो वैल्यू ऑफ शंट, इसको हम लोग कहते हैं शंट, क्योंकि हमारे पास में पैरेलल में कनेक्टेड है। एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग इसके शंट में कनेक्ट करके रखते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है हमारे पास में वो है हमारे पास में RSH इज इक्वल टू RM अपॉन I अपॉन IM माइनस 1। सारे वैल्यूज बताऊंगा, उसके आप चिंता मत कीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, RM क्या है, ये है हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ओके। और ओके I क्या है हमारे पास में, रिक्वायर्ड फुल स्केल रीडिंग है, और IM का जो वैल्यू है ये हमारे पास फुल स्केल रीडिंग ऑफ अ मीटर। तो सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूलाज में, ठीक है। इसमें जो RM का वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास में गिवन है 30 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फुल स्केल। देखिए रीडिंग के कब तक ये रीड कर सकता है, 12 एम्पीयर, जो हमने मेजर आई बताया था ये रिक्वायर्ड फुल स्केल रीडिंग है, फुल स्केल रीडिंग है आई वैल्यू। अब इसमें इंटरचेंज मत कीजिएगा, आंसर गलत हो सकता है। वो है हमारे पास में 12, ठीक है। और जो IM है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो फुल स्केल रीडिंग ऑफ मीटर, जो उसकी फुल स्केल रीडिंग थी वो इनिशियल थी 0.1 -1। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको जो वैल्यू आएगा 0.252 ओम्स, ये रहेगा हमारे पास में लो वैल्यू ऑफ शंट, ठीक है, 252 0.252, ये है हमारे पास लो वैल्यू ऑफ शंट, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन बी, जो हम लोग कनेक्ट करेंगे इसके पैरेलल में सो दैट हमारा जो रेंज है एक्सटेंड कर सके इस एमीटर का, ओके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में एक मूविंग कॉइल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मीटर रेजिस्टेंस 5 ओम्स का, वो हमें एज अ वोल्ट मीटर रेंज 0 to 100 वोल्ट्स के लिए मेजर करना है। उसका अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर्स का, तो हमें सीरीज रेजिस्टेंस पता करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में अगर एक वोल्ट मीटर है तो उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग एक सीरीज में हम लोग एक मल्टीप्लायर लगाता है, ठीक है, एक रेंज एक्सटेंड करने का रेजिस्टेंस करते, उसके सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते, ध्यान में रखना होगा, उसके सीरीज में कनेक्ट करते, ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग को इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं सो दैट उसकी हम लोग रेंज एक्सटेंड कर पाए, ठीक है, उसको निकालना है हमें। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो आता है RSC इक्वल्स टू RM इन ब्रैकेट V अपॉन VM माइनस 1, ठीक है, ध्यान में रख सकते हो। इसमें जो RM का वैल्यू है वो रहता है हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। ये जो V रहता है, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में वोल्ट मीटर रेंज, एंड दिस VM इज ऑल इट इज़ अ, ये देखिए बेसिकली ये VM जो है ये हमारे पास में वोल्ट मीटर रेंज है, हमने यहाँ पे गलत मेंशन कर दिया, ठीक है, VM जो है ये हमारे पास में वोल्ट मीटर रेंज है, ओके। और V जो है, ठीक है, V रहता है हमारे पास में रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर रेंज, ठीक है, ये होती है हमारे पास में रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर, ठीक है। V जो होता है हमारे पास में रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर रेंज, और VM क्या होता है हमारे पास जो ऑलरेडी बताई गई है वोल्ट, ये हमारे पास में वोल्ट मीटर की रेंज, ओके। तो इस केस में हम लोग RM का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। RM का वैल्यू है हमारे पास 5 ओम्स का, मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल चेंज द कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर हो रहा है, ओके, नाउ इट्स करेक्ट, 5 इन ब्रैकेट V क्या है हमारे पास में रिक्वायर्ड वोल्ट। अब हमें कितने रिक्वायरमेंट करना है, 0 to 100 वोल्ट्स का हमें मेजर करना है, ठीक है, 0 to 100 वोल्ट्स का, ओके। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हमें VM का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमारे पास बताया गया 10 मिली एम्पेयर का, ठीक है, लेकिन हमें जो उसका वैल्यू निकालना है वोल्ट मीटर की रेंज, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस IM को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है, जो हमारे पास में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, 10 मिली एम्पेयर इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास में 0.05 वोल्ट इसका आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास में वोल्ट मीटर की रेंज है ये हमारे पास में सिर्फ 0.05 वोल्ट्स की, 0.05 वोल्ट्स की -1। इसको सॉल्व करने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलता है 9995 ओम्स। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में वोल्ट मीटर है इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रहा है ये रहेगा 9995 ओम्स का, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जो उसके हमने सीरीज में कनेक्ट किया सो दैट हमारे इस वोल्ट मीटर की रेंज हम लोग एक्सटेंड कर पाए। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी कबार आपको इस तरीके से उसकी वैल्यूज पता करने के लिए एग्जामिनेशन बनता है, ठीक है। आपको ये एग्जामिनेशन में इस तरीके से ध्यान में रखना होगा कि जो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमें सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना रहता है हाई वैल्यू, अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है लो वैल्यू का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर डीसी मेजरमेंट ओनली। सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए हम लोग इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास मूविंग कॉइल। काफ़ी सिंपल है, पीएमएमसी जिसको हम लोग कहते हैं। सिर्फ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वो डीसी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल लेता है, ठीक है। एसी मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एसी में जो है वो फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज की, उसके कारण ऑसिलेशंस होने के कारण हम लोग पीएमएमसी में ये जो वैल्यूज़ है एसी क्वांटिटी हम लोग मेजर नहीं कर पाते। हालांकि यहाँ पे थर्मोकपल, मूविंग आयन, रेक्टिफायर एंड इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कौन से क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया, आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रिज मोस्ट सुटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ 4 टर्मिनल रेजिस्टेंस इन अ रेंज ऑफ 0.001 ओम्स 2.1 ओम्स इज व्हाट, ठीक है। तो वो है हमारे पास केल्विन डबल ब्रिज, क्योंकि आपको पता है केल्विन डबल ब्रिज जो है हमारे पास में लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अभी हम लोग इसके रिलेटेड जो एक चार्ट है जो मैं आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, वो डेफिनेटली यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो हर एक एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएल हो चाहे वो एनएचपीसी हो, इसमें से क्वेश्चन एक बार एक ना एक बनता है, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्टली दोनों भी ब्रिजेस जो है एसी ब्रिजेस एंड डीसी ब्रिजेस, और इसमें से कौन से हम लोग कौन से वैल्यूज़ को मेजरमेंट के लिए इसमें काम में लेते हैं ये मैंने मेंशन करके रखा है। जैसे हमारे पास में मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज है, ठीक है, इंडक्टेंस ब्रिज है, वो इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है, और हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवंस ब्रिज, ठीक है, हेवीसाइड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है, कैंपबेल मॉडिफिकेशन ऑफ हेवीसाइड ब्रिज, ये हम लोग किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं ये यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। मैं आपको एक बार पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको उसको खुद को पढ़ना है। जैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि डी सॉर्टिस ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज जो किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। विंस ब्रिज किसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस के ऊपर ये तो आप ध्यान में मत लगे, सिर्फ इतना आपको पढ़ के नहीं जाना है। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट है, कौन से क्यू के कॉइल्स के लिए मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा, आप अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको डीसी ब्रिज भी बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने मेगर भी मेंशन करके रखा है, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से व्हीटस्टोन, कोरे फॉस्टर्स ब्रिज एंड केल्विन्स डबल ब्रिज जो कौन से वैल्यू के रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से इसका आपको पढ़ के जाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर ऑप्शन बी। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 300 वोल्ट फुल स्केल वोल्टमीटर V1 एंड V2 हैविंग सेंसिटिविटी ऑफ 100 किलो ohms per volt and 150 किलो ohms per volt रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू मेजर ऑफ 500 वोल्ट, ठीक है। हमें 500 वोल्ट्स को मेजर करने के लिए 2 वोल्टमीटर हमने कनेक्ट करके रखे, जिसकी सेंसिटिविटी गिवन है, एक की गिवन है 100 किलो ओम पर वोल्ट एंड दूसरे की गिवन है 150 किलो ओम पर वोल्ट। तो हमें पूछा गया कि उसमें से कौन सा वोल्टमीटर कितना वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी बताई गई है इस V1 की, ठीक है, वो है हमारे पास में 100 किलो ओम्स पर वोल्ट, ओके। तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था 100 × 300, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू गिवन है वो 300 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इसलिए फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, RM1 जो हम लोग निकालेंगे वो रहेगा हमारे पास 100 × 300 विच इज इक्वल टू 30 मेगा ओम्स, ठीक है। उसी तरीके से RM2 का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 150 किलो ओम्स पर वोल्ट का जो सेंसिटिविटी बताया गया है इसका, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 300 करेंगे। इस केस में इसका जो वैल्यू आएगा 45 मेगा ओम्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया इसका, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ 2 सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मान लो ये हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2। अब इस R1 के अक्रॉस में अगर वोल्टेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल निकालेंगे। सप्लाई वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जिसका अक्रॉस का निकालना है, जैसे मान लो R1 का जो वैल्यू आए वो है हमारे पास 30 मेगा, 30/30 + 45, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 200 वोल्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर ये हमारा 200 वोल्ट मेजर कर रहा है तो जो नेक्स्ट वैल्यू मेजर करेगा वो रहेगा हमारे पास 300 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक हम लोग इसको टू सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। V1 रीड करेगा 200 वोल्ट एंड V2 रीड करेगा 300 वोल्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज एंड मेड ऑफ कनेक्शन ऑफ द शंट्स एंड मल्टीप्लायर्स यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंजेस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर्स, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रॉपर्टी और किस तरीके से कनेक्शन करना है शंट और जो मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं रेंज के एक्सटेंशन के लिए वोल्टमीटर और एमीटर के। तो काफ़ी सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया था। एक शंट क्या होता है कि लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का रहता है जो कनेक्ट किया जाता है पैरेलल विद एमीटर,
ओके, इस केस में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बाकी तीनों भी स्टेटमेंट इनवैलिड है। जैसे मल्टीप्लायर बताया गया हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो करेक्ट है, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट होता है क्या? नहीं। मल्टीप्लायर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पे गलत है। और शंट जो है हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है क्या? नहीं। तो जो शंट में रहता है और लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करंट थ्रू अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज बाय 20%, अगर हमारा करंट जो है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में से 20% से इंक्रीज हो गया तो हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है डिफ्लेक्शन टॉर्क में? मैंने आपको बताया था जो डिफ्लेक्शन टॉर्क रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ करंट से। अगर 20% से अगर हमारा ये करंट बढ़ जाता है, ठीक है, करंट बढ़ जाता है, तो हम लोग 20% का, दैट मीन्स अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं 120% का ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये 120% दैट मीन्स अगर 1.2 का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 1.44 आता है। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू बनता है गाइस वो 44% इंक्रीज यहाँ पे बढ़ जाता है। काफ़ी सिंपल है, मैं एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखने का, टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, ठीक है। करंट इंक्रीज हो जाता है 20% से, ठीक है। दैट मीन्स 1.2% से अगर हम लोग निकालते हैं तो 120% हो जाएगा नया। तो इसका अगर हम डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगा 1.2। इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो जो वैल्यू मिलता है हमारे पास 44% का, ठीक है। इनिशियल अगर हमारा 100% है तो नेक्स्ट हमारा जो 144% इंप्रूवमेंट, देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो हमारा 44% इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ अ मेगर इज अबाउट, मेगर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना होता है? मेगर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं ताकि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो आपको एग्जामिनेशन में आ सके। तो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है मेगर का वो कितना होता है? 100 वोल्ट का, ठीक है। इस तरीके से मेगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। अगर आपको स्कीमेटिक बताया गया और आपको पूछा गया कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज शोन बिलो, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा किस तरीके से मेगर का सर्किट रहता है, ठीक है। अब मेगर हम लोग हाई इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वर्क करते हैं बेसिकली प्रिंसिपल ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये पॉइंट्स ऐसे है कि जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनते हैं। और प्रीवियसली आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट में या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो बातें बताई है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड किया जाता है मेगर को, हमारे पास परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के द्वारा किया जाता है, जो कि हैंड ड्रिवन होता है। हम लोग इसको हाथ से इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। जो एक पॉइंट के बाद में गियर से कनेक्टेड रहने के बाद वो कॉन्स्टेंट रिवोल्यूशन पर मिनट में रोटेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, जैसे आपका मैंने मेंशन किया, वो रहता है 50 to 100 वोल्ट का। इसका जो स्पीड है मेगर का वो रहता है अबाउट 160 आरपीएम। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा जो भी येलो हाईलाइट करके रखा है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज 100 वोल्ट्स। ओके, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्क्रीन ऑन सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, आपने देखा होगा आपके लैबोरेटरीज में, वो हम लोग कोटेड करके रखते हैं सुटेबल फ्लोरोसेंट मटेरियल। आपका जो सा ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड कलर ऑफ द स्पॉट प्रोड्यूसिंग द ग्रीन कलर विच सब्सटेंस इज यूज। अगर हमें ग्रीन कलर का यहाँ पे कर वेव अगर हमें प्रोड्यूस करनी होगी, लेट्स चेंज द कलर एंड लेट्स रियलाइज, इस तरीके से ग्रीन कलर का अगर हमें प्रोड्यूस करना होगा तो हमें कौन सा सब्सटेंस इसमें यूज़ करना होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में बनता था गाइस, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एनएचपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ऐसे ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन मेजरमेंट से वो पूछ सकते हैं, ओके। तो जिंक ऑर्थोसिलिकेट हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी जो कलर्स हैं, जैसे कि हम जिंक ऑर्थोसिलिकेट यूज़ करते हैं तो हम लोग ग्रीन कलर का इस्तेमाल, ग्रीन कलर का लाइट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर कैल्शियम टंगस्टेट यूज़ करेंगे तो हम लोग ब्लू कलर का लाइट इस्तेमाल, मतलब लाइट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जिंक सल्फाइड या फिर जिंक कैडमियम सल्फेट यूज़ करते हैं तो हम लोग व्हाइट कलर का स्पॉट जो है यूज हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमें ग्रीन कलर के लिए बारे में पूछा गया तो आपको जिंक ऑर्थोसिलिकेट ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से ब्लू एंड व्हाइट के लिए भी आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसाजस पैटर्न हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन में जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था एज इट इज़ आपको देखने को मिला इस WBCTCL के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बनना था, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था एक मेजरमेंट के सेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ। लिसाजस पैटर्न हमें बताता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइन वेव। अगर हमारे पास में एक साइन वेव होगी, मान लो ऐसी होगी, ठीक है, एंड वी हैव अ सेकंड साइन वेव लाइक दिस, ओके। तो हमें इसके बीच का जो फेज डिफरेंस रहता है ये हमें पता करने के लिए लिसाजस पैटर्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और दूसरी बात, तो अगर हमारे पास में एक वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है, नहीं पता नहीं है, और दूसरे फ्रीक्वेंसी हमें पास पता है, तो दूसरे वेवफॉर्म के हम लोग कह सकते हैं एक की पता है एक की दूसरे की नहीं पता है, तो हम लोग उसको भी फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेवफॉर्म
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर वेव फॉर्म इज नोन, उसके लिए हम लोग लिसाजस पैटर्न का इस्तेमाल कर ले। ठीक है, मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेसिकली इस तरीके से लिसाजस पैटर्न रहता है, इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x1 माइनस x2, तो आपको मैं बता दूंगा आने वाले कभी फर्दर सेशंस में। फिलहाल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन बना था लिसाजस फिगर का, तो ये है इस तरीके से कि ये आपको लिसाजस पैटर्न बताया गया था और इसका कितना डिफ्लेक्शन है। ठीक है, वो आपको पूछा गया था। जैसे यहाँ के हमें बताया गया 0 डिग्री का है। ठीक है, इस लिसाजस पैटर्न में अगर आपको इस तरीके से लिसाजस पैटर्न आता है तो ये आता है हमारे पास में 30 डिग्री का। यूनिट सर्कल है तो हमारे पास में 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का रहता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हमें आपको देखने को मिलता है इन्वर्टेड लाइक, तो यहाँ पे 150 और 210 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे अगर हमारे पास सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो यहाँ पे, और ये लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड है, इस तरीके से आप देख सकते हो, जस्ट लाइक अपोजिट टू दिस। यहाँ पे 180 डिग्री का शिफ्ट है। तो इस तरीके से आपको लिसाजस पैटर्न और इसका डिग्रीज आपको एग्जामिनेशन बनता है। इसके राइट हैंड साइड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, ये अगर अपनी चार्ट अभी फिलहाल के लिए ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो ये मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से पता करनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो CRO के अंदर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, ये आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है। अब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इसमें ग्राफाइट कोटिंग रहती है, ये तो आपको पता होगा। इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट कौन सी था, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने एक एग्जामिनेशन में देखा था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक बार पॉज करके इसको देख लेना है कि इसमें वर्टिकल अटेन्यूएटर क्या, कौन सा वर्टिकल अटेन्यूएटर रहता है, वर्टिकल एम्पलीफायर रहता है, सिंक्रोनाइजेशन रहता है, सॉटूथ जनरेटर रहता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर रहता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स रहते हैं, एक्वाडैक कोटिंग रहती है, ये भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस स्क्रीन भी रहते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉज करके पता कर लेना, सो दैट आप एक बार मन में आइडिया आ जाएगी कि कौन से कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट यूज़ नहीं किया जाता CRO में, उस केस में हमारा ये काम में आता है। ठीक है गाइस, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। DC एम्पेयर आवर मीटर वर्क करता है ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है कि कौन सा मीटर जो है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो DC एम्पेयर आवर मीटर जो है वो केमिकल इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। अब आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपको 6 क्वेश्चन में बता दे दो इस टेबल के अंदर। देखिए, जो इफेक्ट यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, वो जो इफेक्ट है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है मैंने मेंशन किया है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो रहता है वो हम लोग एमीटर वोल्टमीटर में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट को हम जनरली वाटमीटर में यूज़ किया जाता है, हालांकि एमीटर वोल्टमीटर में और वाटमीटर में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट जो है वो एमीटर वोल्टमीटर वाटमीटर और एनर्जी मीटर में यूज़ किया जाता है, और जनरली वाटमीटर और एनर्जी मीटर यूटिलाइज करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट जो इफेक्ट है ये हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं वाटमीटर में या फिर एनर्जी मीटर। अब सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आया है। ध्यान में रखना होगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है और बेसिक पैटर्न का रहते हुए भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर मार्क करके रखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज यूटिलाइज इन। यहाँ पे पहला ऑप्शन था वोल्टमीटर, दूसरा था एमीटर, तीसरा था हमारे पास में वाटमीटर, एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको ऑल ऑफ दिस मार्क करके आए थे, ये गलत है गाइस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप गलत मार्क करके आओ। ठीक है, हालांकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट सिर्फ वोल्टमीटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है हमारा वोल्टमीटर में क्या आता है। उसी तरीके से हीटिंग या फिर थर्मल इफेक्ट हम लोग एमीटर या फिर वोल्टमीटर में मेजर करते हैं, एमीटर या फिर वोल्टमीटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इफेक्ट जो है वो हम लोग DC एम्पेयर आवर मीटर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय विन ब्रिज ऑसिलेटर। विन ब्रिज ऑसिलेटर इसमें से कौन सा सिग्नल को जनरेट करता है, वो है हमारा साइन वेव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इन CRO इज यूज टू कलेक्ट सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में बनता है, तो हम लोग एक्वाडैक का इस्तेमाल करते हैं। एक्वाडैक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टू कलेक्ट द सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ध्यान में रखना होगा, हम लोग एक्वाडैक की कोटिंग लगाते हैं CRO के अंदर टू कलेक्ट द सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। यही मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो इंस्ट्रूमेंट बताया गया है, ठीक है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमें पता करना होगा। इसी तरीके से कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी आपको जो कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखने के बाद हम लोग रिपल्शन टाइप है, मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है, या फिर अट्रैक्शन टाइप है, या फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, आपको हमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपको एक बार फिगर्स को ध्यान में रख के जाना होगा एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन
काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में अट्रैक्शन टाइप ऑफ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो एस है ये हमारे पास में स्पिंडल है, ठीक है। ये जो पी है ये हमारे पास में पॉइंटर है गाइस, ठीक है। डी जो यहाँ पे मेंशन करके रखा है ये हमारे पास में सॉफ्ट आयन डिस्क है। सी क्या है हमारे पास में सोलोनेट है। जे डब्ल्यू क्या है हमारे पास में ज्वेल्ड बेयरिंग है, ठीक है। और वी है जो है हमारे पास में वेन है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास में अट्रैक्शन टाइप ऑफ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान में रखना होगा। फिगर से आपको पता करना आना चाहिए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। What is the insulation resistance test voltage required of a foreign equipment running on a maximum voltage of 450 volts? 450 volts के लिए हमारे पास में कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज हमारे पास रिक्वायर्ड है, वो है हमारे पास में 500 वोल्ट। एक टेबल मेंशन करके रखो, ध्यान से रख पढ़ के जाइएगा। 0 to 50 वोल्ट्स के लिए 250 वोल्ट डीसी हमारे पास में टेस्ट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। बिटवीन 50 टू 500 वोल्ट एसी के लिए हमारे पास 500 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट रहती है, और बिटवीन 500 टू 1000 वोल्ट एसी के लिए 1000 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? इसमें से कौन सा एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वह हमारे पास में वोल्ट मीटर है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग और इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग मतलब क्या है, जहाँ पे हमारे पास में टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखूंगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करते हैं कंजम्पशन ऑफ द टोटल क्वांटिटी, जैसे कि एनर्जी मीटर हो गया, ठीक है। एनर्जी मीटर क्या करता है, जो हमारे पास में पावर कंज्यूम करते हैं वो टाइम के साथ हमारे पास में रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ओके। ये हो गया हमारे पास में इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारा एम्पियर आवर मीटर आता है, वैट मीटर आता है, ठीक है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में कौन से आ गया, वोल्ट मीटर आ गया, एमीटर आ गया, सिर्फ वो इंडिकेट करता है। स्पीडोमीटर भी उसके अंदर आता है, ध्यान में रखना होगा। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर वो रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों इंस्ट्रूमेंट में पता होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी मीटर? यहाँ पे जो मेंशन करके रखा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी मीटर? यहाँ पे पहला क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने देखा एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक पावर। अब इस ऑप्शन को मैं स्किप करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्किप मार के दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा एनर्जी मीटर इलेक्ट्रिक पावर को नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करता है, इसलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा ऑप्शन भी। हम लोग थर्ड वाला भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ अ नो कंट्रोलिंग टॉर्क, येस इट हैज़ अ कंट्रोलिंग टॉर्क, ओके। इट डजंट हैव एनी कंट्रोलिंग टॉर्क, इसके अंदर कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। एंड इट कंटेन्स रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। तो आपको वैट मीटर और एनर्जी मीटर में क्या डिफरेंस है इस टेबल में मैंने मेंशन करके रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता है, ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ओके। इस केस में हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है, डिवाइस दैट प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टास्क का, उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर मेजर करता है। एक हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वैट मीटर। ये 2-3 पॉइंट मेंशन करके अच्छी तरीके से पढ़ के जाए, हालांकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, एनर्जी मीटर हुज कांस्टेंट इज 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर मेक्स 20 रिवॉल्यूशन इन 30 सेकंड्स। तो टोटल लोड हमें पूछा गया, हमें रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक जो एनर्जी मीटर है जिसका कांस्टेंट है 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, तो वो 20 रिवॉल्यूशन करता है 30 सेकंड्स के अंदर। तो कितना टोटल लोड वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। गाइस अगर आपको एनर्जी कंज्यूम की, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हालांकि, देख सकते हो, एक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जब वो 20 रिवॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/1500 इज इक्वल टू 20। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना, जब हमारा एनर्जी कंज्यूम हो गया, दैट मीन्स जब रिवॉल्यूशन है 20 रिवॉल्यूशन हो गई, ठीक है। 20 रिवॉल्यूशन होने के बाद हमारा कितना एनर्जी कंज्यूम होगा ये हम लोग सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा कितना आ जाएगा 1/75 किलो वाट आवर, ठीक है। ये इतना एनर्जी हमारे बता रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एनर्जी कंज्यूम व्हेन डिस्क मेक्स 20 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, दैट मीन्स ये कंज्यूम हो जाएगा। अगर हमें एनर्जी कंज्यूम पता गया, दैट मीन्स द एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू द लोड, ठीक है, लोड इन किलोवाट को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय टाइम से। दैट मीन्स हम लोग 1/75 मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, क्योंकि 30 सेकंड्स बोला गया, ठीक है। इसलिए इसका जो वैल्यू पूछा गया, ठीक है, वो आएगा हमारे पास 1.6 किलोवाट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एनर्जी मीटर हुज कांस्टेंट इज 1500 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर मेक्स 20 रिवॉल्यूशन इन 30 सेकंड। तो टोटल लोड कितना है किलोवाट में, वो है हमारे पास में 1.6 किलोवाट का। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मली जो करंट ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, सीटीज का रेशियो जो रहता है, ठीक है, सीटीज का सेकेंडरी करंट रहता है वो कितने एम्पियर्स का रहता है, तो वो रहता है हमारे पास में एम्पियर्स के अंदर, ठीक है। इसके वैल्यूज जो रहते हैं एम्पियर्स के अंदर रहते हैं, सेकेंडरी करंट का, ठीक है। वो इसका जो सेकेंडरी करंट का स्टैंडर्ड सीटीज रहते हैं 5 एम्पियर की, 1 एम्पियर और 0.1 एम्पियर्स की,
आप देख सकते हो बाय टाइप ऑफ सिटी और वाउंड टाइप ऑफ सिटी। वाउंड टाइप ऑफ सिटी में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वो हमारा 1 एम्पियर टू 100 एम्पियर के करंट मेजर करने के लिए काम में आता है। और बाय टाइप ऑफ सिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों भी इसका डिफरेंस ध्यान में रखना होगा। करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो हम लोग ओपन सर्किटेड नहीं रखते, इट शुड नॉट बी, नेवर बी, इट इज़ नॉट ओपन सर्किटेड, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, उसके भी रीजन है अलग अलग, डिफरेंट हम लोग काफ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कभी सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको टेबल बताने आ रहा हूँ सो दैट आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया, हाई वोल्टेज वैल्यू इज ट्रांसफर टू द लो वोल्टेज वैल्यू, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लो वोल्टेज वैल्यू इज ट्रांसफर टू द हाई वोल्टेज वैल्यू, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग विद लेस नंबर ऑफ टर्न्स इज कनेक्टेड टू द मीटर और इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पे लेस नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं वो मीटर के साथ कनेक्टेड किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी सिंपल सा और क्वेश्चन था कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, देखिए सीटीज और पीटीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपको पता होगा कि हाई वैल्यू ऑफ करंट्स होते हैं या फिर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम लोग नॉर्मल मीटर से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें मीटर भी डेवलप करना रहा तो काफ़ी हाई कॉस्ट और काफ़ी उसका जो रेटिंग है वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सीटीज और पीटीज का, दैट मीन्स करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम लोग जो वैल्यूज है करंट की और वोल्टेज की स्टेप डाउन करके एक जो मेजरेबल स्केल पे ला के आ सके, सो दैट हम लोग ह्यूमन जो पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल में हम लोग उसको रीड कर सके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको में इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का डिफरेंस, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। हाई करंट वैल्यू इज ट्रांसफर टू द लो करंट वैल्यू, करंट ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। पोटेंशियल के अंदर हाई वोल्टेज इज ट्रांसफर टू द लो वोल्टेज वाइड। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सिटी विद अ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स कैरीज द करंट विच इज टू बी मेजर्ड एंड प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। टर्न्स कितने रहते हैं, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज कनेक्टेड टू द लो रेजिस्टेंस ऑफ a meter coil and the secondary winding with a less number of turns is connected to the meter of your instrument, ठीक है। सीटी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पीटी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीटी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो काफ़ी हाई रहता है, ये क्वेश्चन बन सकता है गाइस। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो रेशियो रहता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इट इज़ लो। उसी तरीके से इसका सीटी का इंपेडेंस लो रहता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हाई इंपेडेंस रेशियो रहता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको मेंशन करूँगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेबल्स और चार्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ सीसी, दैट मीन्स करंट कॉइल पूछा गया। अब आपको ये डायग्राम मेंशन की गई, ठीक है, एनर्जी मीटर्स की। इसके अंदर करंट कॉइल कौन सी है, देखिए ये हो गया हमारी पॉइंट नंबर 3, ये हो गया हमारा करंट कॉइल, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट जो है होगी ये हमारे पास पोटेंशियल कॉइल, ये हो गया हमारे पास में करंट कॉइल, ठीक है। ये यहाँ पे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ये क्या है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में कॉपर शेडिंग कॉइल। और ये जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारे पास में डिस्क, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा, इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन बताया, मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन मेंशन किया, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा जो इंडक्शन टाइप ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर का किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। ये करंट कॉइल हमारा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, प्रेशर कॉइल किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, रिकॉर्डिंग गियर कैसे रहते हैं, या फिर ब्रेक मैग्नेट रहता है, शेडिंग कॉइल्स रहता है, ठीक है। क्रीपिंग का भी एरर होता है, इसलिए इसके अंदर होल्स किए जाते हैं, ठीक है, एनर्जी मीटर्स के अंदर। तो वो भी आपको क्रीपिंग का भी फिनोमिना बनता है, आपको पता होगा क्रीपिंग, और नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्रीपिंग का अंदर क्या होता है, जब भी लो हमारे पास में जो पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जब हमारा नो लोड पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी मीटर, तब क्या होता है डिस्क फिर भी रोटेट करती है और ये क्या करती है रिकॉर्ड करते रहती है एनर्जी। हालांकि हम लोग कोई भी लो लोड या फिर कोई भी लोड नहीं कनेक्ट करते, लो लोडिंग कंडीशन रहती है, फिर भी हमारा जो डिस्क है रोटेट करता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्रीपिंग। इसी कारण हो गया कि हमारा एनर्जी कंजप्शन बढ़ रहा है, इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग ड्रिल्स करते हैं इक्वली, ठीक है, होल्स को, ठीक है, इस डिस्क के अंदर। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है इंडक्शन टाइप ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर्स के। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कैसा बनता है कि जो बर्डन रहता है प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर के अंदर वो किस में स्पेसिफाई किया जाता है, इट मीन्स द बर्डन ऑफ अ प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर स्पेसिफाइड इन अ वोल्ट पे एम्पेयर, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, जो भी एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाता है सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर को, उसी को हम लोग कहते हैं बर्डन गाइस, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज बर्डन। और किस में मेजर किया जाता है, किस में स्पेसिफाई किया जाता है, वो वोल्ट एम्पियर्स में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में इसमें से कौन सा पार्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, मैंने आपको मेंशन किया था, ऐसे ही क्वेश्चन बनते तो वो हमारे पास मैकेनिकल रिकॉर्डिंग यूनिट डिजिटल मल्टीमीटर में नहीं रहता है। हालांकि इसके अंदर इंटीग्रेटर, कंपैरेटर, लॉजिक कंट्रोल, क्लॉक काउंटर एंड डिस्प्लेस दीज आर इंक्लूडेड। ओके, ध्यान में रखना होगा गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बन सकता है कि डायनामोमीटर वाटमीटर में कितने फिक्स्ड कॉइल रहते हैं और कितने मूविंग कॉइल रहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, ये पूछा गया था इस तरीके से क्वेश्चन कि डायनामोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर में हमारे पास में कितने फिक्स कॉइल रहते हैं, 2 फिक्स कॉइल रहते हैं और 1 मूविंग कॉइल रहता है रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास में 2 फिक्स्ड कॉइल और 1 मूविंग कॉइल है, जो कि हमारे पास में वोल्टेज कॉइल रहती है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, मूविंग कॉइल इज अ वोल्टेज कॉइल। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। जो चॉइस चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हम लोग एनालाइज करके ही मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से एग्जामिनेशन ढूंढ के लाता है क्वेश्चन को। इसलिए मैं आपको जो हाईलाइट करके मेंशन करता हूँ वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं, प्रीवियसली चाहे हो या फिर आने वाले एग्जामिनेशन में। तो इसके रेंज ध्यान में रख लीजिएगा, करंट सर्किट का और पोटेंशियल सर्किट का। करंट सर्किट का रेंज रहता है 0.25 से लेकर 100 एम्पियर्स का और पोटेंशियल सर्किट्स का रहता है 5 वोल्ट्स टू 750 वोल्ट्स का। ठीक है, विदाउट एनी करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर रिस्पेक्टिवली। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 फिक्स्ड कॉइल रहते हैं और 1 मूविंग कॉइल रहता है। मूविंग कॉइल कौन सा रहता है, वोल्टेज कॉइल। ओके, इस इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। इसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हो वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, मूविंग आयन फ्रीक्वेंसी मीटर, स्टैटिक आयन फ्रीक्वेंसी मीटर। ऐसे अगर आप हम लोग पॉज करके देख लेते हो तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। स्टैटिक आयन फ्रीक्वेंसी मीटर ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है, हमने खुद से मेंशन करके बताया आपको। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, डायनामिक इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर एंड मूविंग आयन फ्रीक्वेंसी मीटर का इमेज आपको ध्यान में रखना होगा। अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा गाइस, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मैं जरूर आपके हर एक कमेंट का, चाहे हम लोग उसको रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपका हर एक क्वेश्चन का हर एक जो आपका कमेंट है उसकी हर क्वेरी जो है आपकी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो भी आपका फीडबैक रहता है उसको मैं लेके ही हम लोग नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करेगा, सो दैट हम लोग आने वाले सेशन को उसमें इंप्रूव करके या फिर आपके जो क्वेरीज रहते हैं उसको सॉल्व करके सेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आपको हमारे दोनों भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा। ये थे हमारे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन अ मेजरमेंट। सेशन को जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करके आपको हमें सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट हम लोग वहाँ पे आपके साथ इंटरेक्टिव डिस्कशन करते रहे। ठीक है, जो हमको रिसेंट सेशन मैंने मेंशन किए NHPC के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों भी एप्लीकेशंस के जो ई बुक्स और कोर्सेज है उसके जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।